हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर डिस्कस किया था और उसमें से एक छोटा सा टॉपिक आपको उस लेक्चर में मिला होगा, जिसमें हमने सॉल्यूशन क्या है ये बताया था आपको, और सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या हैं, सॉल्यूशन के कंपोनेंट के बेसिस पर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। उसमें था द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, इस तरह से सारी बातें हुई हैं। और इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद रहेगा, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके आगे का कंटेंट आज हम आपको पढ़ाएंगे इस लेक्चर में। तो हमने बोला था आपसे उस पिछले वाले लेक्चर में कि जो सॉल्यूशन है उनको हम मेनली जो द्विअंगी सॉल्यूशन है, द्विअंगी विलयन है, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर में जो डिस्कस हुआ है वो द्विअंगी विलयन ही है, बाइनरी सॉल्यूशन। और उसी के टाइप्स के बारे में मैंने बात करी थी कि अगले लेक्चर्स में आपको टाइप्स से शुरुआत करेंगे इसकी। तो ये विलयन के प्रकार आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे इसको। तो विलयन के कितने टाइप्स होते हैं, तो बच्चों बता दें हम आपको कि विलयन का जो ये टाइप्स हमने लिया है या उसका जो वर्गीकरण किया है, ये भौतिक अवस्था के आधार पर है। यानी विलय की भौतिक अवस्था क्या है, विलयन की भौतिक अवस्था क्या है, उस आधार पर विलयन को 9 टाइप से यानी 9 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये उसका जो क्लासिफिकेशन है यहाँ बोर्ड पर मौजूद है। तो विलयन के टाइप्स में ये देख लीजिए, विलय और विलायक। यहाँ पर भौतिक अवस्था लिखा नहीं है, हमने बेसिस आपको बता दिया कि बेसिस जो रहेगा वो विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर है। अब इसमें देखिए, अगर विलायक आपका ठोस है तो 3 इसमें क्लासिफिकेशन हो जाएगा, यानी 3 टाइप्स इसमें बनेंगे। तो विलायक अगर ठोस है तो इस तरह के विलयन को नाम भी दिया जाएगा ठोस विलयन, यानी सॉलिड सॉल्यूशंस। और अगर विलायक आपका द्रव है तो उसको हम द्रव विलयन यानी लिक्विड सॉल्यूशंस बोल सकते हैं। और अगर विलायक आपका गैस है तो उसको हम बोलेंगे गैसीय विलयन। ये कॉमन नेम भी इनके हो सकते हैं, तीनों टाइप के। तो अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपका विलय ठोस है और विलायक भी ठोस है, यानी ठोस का ठोस में विलयन अगर बना है, तो उसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, उसका उदाहरण कौन सा होगा। उदाहरण होगा, यहां हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है Cu का Au में विलयन। मतलब इसका क्या है कि कापर मेटल होती है, तांबा जिसे बोलते हैं, तांबा को पिघला करके और गोल्ड को भी पिघला करके आपस में मिक्स कर दिया जाए एक समान रूप से, तो जब वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे तो एक विलयन ही बन जाएगा, एक समांगी मिश्रण होगा वो। तो उसी को हम बोलेंगे ठोस का ठोस में विलयन। तो ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप जो आपका होगा, मतलब यहां पर आप देख लीजिए कि हमने Cu और Au का एग्जाम्पल लिया है, यानी गोल्ड का। आप और भी मेटल्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। यानी मेटल्स को जब मिलाया जाता है, पीतल है, कांसा है, ये सब जो बनाए जाते हैं, ये एक टाइप से आपके सॉलिड सॉल्यूशंस ही हैं, जिसमें ठोस पदार्थ ठोस में ही मिक्स किया जाता है और समांगी रूप से मिलाया जाता है। तो थोड़ा कठिन होता है लेकिन बनाया जा सकता है ये सॉल्यूशन। इसके अलावा फिर है द्रव का ठोस में विलयन, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। और इसमें आता है सोडियम अमलगम, एग्जाम्पल है इसका। तो अमलगम का मतलब क्या है बेटा, कि इसमें सोडियम को अगर मरकरी के साथ मिक्स कर दिया जाए, जब मरकरी के साथ हम मिक्स करते हैं तो उसके लिए हम सेंटेंस एक यूज कर, मतलब एक शब्द यूज करते हैं, अमलगम। तो सोडियम और मरकरी का जो मिक्सचर होगा उसको हम सोडियम अमलगम कहेंगे। आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए जिंक है और मरकरी है, उसका मिक्सचर जब बनेगा तो जिंक अमलगम हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे किसके, द्रव का ठोस में विलयन के। हालांकि इस पे थोड़ा डिस्प्यूट भी रहता है। ऑलमोस्ट द्रव और ठोस का जो विलयन होता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक्चुअली में कोलाइडी स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो कोलाइडी सॉल्यूशन, ये कोलाइडी निकाय बन जाता है बजाय समांगी निकाय के। तो ये थोड़ा सा जो आपका ये सॉल्यूशन है ये बहुत कॉमन नहीं है द्रव का ठोस में। तीसरा टाइप इसमें आता है गैस का ठोस में सॉल्यूशन, यानी गैस का ठोस में विलयन। तो गैस का ठोस में विलयन का एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। मतलब पैलेडियम एक मेटल होती है, तो मेटल पर नॉर्मली ये मेटल्स के मॉलिक्यूल एटम्स हैं, और इसी में बीच बीच में
जो हाइड्रोजन गैस हो जाती है वो अधिशोषित हो जाती है, पूरा इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाती है। तो ये भी बहुत कॉमन टाइप का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इसको भी हम मान सकते हैं कि पूरी तरह से एक समान रूप से इस पे अधिशोषित हो गई है, तो इसलिए इसको हम मान सकते हैं सॉल्यूशन, लेकिन कॉमन नहीं है सॉल्यूशन। तो अगर हाइड्रोजन गैस पैलेडियम पर हो जाती है, प्लेटिनम पर हो जाती है, निकिल पर हो जाती है, अधिशोषित हो जाए एक समान रूप से, तो एक मान लिया जाता है उसको कि ये गैस का ठोस में विलयन बन जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं द्रव विलयन पर। इसमें भी 3 टाइप हैं। ठोस का द्रव में विलयन सबसे कॉमन टाइप का विलयन है बच्चों। तो इसमें आप अपने घरों में देखते भी होंगे, बहुत ही आप लोगों ने बनाए भी होंगे, इसका इस्तेमाल भी किया होगा। तो ग्लूकोज या चीनी आप जल में घोल दो, पानी में घोल दो, तो किस टाइप का विलयन बन जाएगा? द्रव, ठोस का द्रव में विलयन, सबसे कॉमन टाइप का। और चैप्टर में आगे हम इसी की स्टडी भी ज्यादा करेंगे। तो आप ग्लूकोज या चीनी को मान लीजिए नहीं घोलना चाहते हैं, आप नमक को घोल दीजिए। नमक को पानी में घोल दीजिए, तो किसका विलयन बन जाएगा? नमक का विलयन बन जाएगा। तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, यानी ठोस का द्रव में विलयन की कैटेगरी में आ जाएगा। तो सबसे कॉमन टाइप का हो गया ये। नेक्स्ट आते हैं द्रव का द्रव में विलयन। ये भी बहुत कॉमन टाइप का होता है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, एल्कोहल का जल में विलयन। एल्कोहल मतलब एथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल है। ये जो एल्कोहल है इनको आप वाटर में डाल दीजिए, वाटर में, जल में घुल जाएगा वो। तो ये भी, चूंकि एल्कोहल भी द्रव होता है और जल भी द्रव है, तो दोनों ही आपस में मिक्स हो जाते हैं और एक समांगी निकाय बना लेते हैं, और उसको हम विलयन कहते हैं। तो द्रव का द्रव में विलयन हो गया। ऐसे आप मान लीजिए, ये एग्जाम्पल नहीं और दूसरा भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप पेट्रोल ले लीजिए और उसमें डीजल मिला दीजिए, ये भी एक मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। नेल पेंट रिमूवर आता है, एसीटोन मेनली होता है वो, और एसीटोन को आप एल्कोहल में मिक्स कर दीजिए, तो एसीटोन भी आपका द्रव में होता है और एल्कोहल भी द्रव में है, तो ये भी द्रव और द्रव का मिक्सचर हो जाएगा। तो काफी कॉमन टाइप का ये भी है। इसमें तीसरा टाइप है जो द्रव विलयन में, वो है गैस का द्रव में। तो ये भी बहुत कॉमन टाइप का है। जितनी भी हमारी एक्वेटिक लाइफ है, यानी जलीय जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, वो अगर जल में ऑक्सीजन घुली हुई है, यानी ऑक्सीजन का जल में एक विलयन बना हुआ है, तो उसी से ये सारे अपने श्वसन या रेस्पिरेशन करते हैं और उनका अस्तित्व वहां पर मौजूद होता है। अदरवाइज अगर जल में ऑक्सीजन ना होती तो मछलियां कैसे जीवित रहती? तो ऑक्सीजन जल में घुल जाती है, तालाबों में, नदियों में, सब में पानी में घुली हुई है, और उसी से वो मछलियां हैं जो जलीय जीव हैं अपना सांस लेते हैं, गिल्स के थ्रू अपने मछलियां जो हैं, और रेस्पिरेशन में अपना यूज कर लेते हैं इसको। इसके अलावा और एग्जाम्पल भी हैं, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देखे होंगे, पिए भी होंगे, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशराइज करके डिजोल्व किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, बाकी पूरा आपका उसमें बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन एक कंपोनेंट वाटर भी होता है, तो वाटर में डिजोल्व कर दिया गया। तो कोल्ड ड्रिंक्स यानी जो एरिएटेड पेय पदार्थ होते हैं, ये भी क्या है आपके, इसके एग्जाम्पल हैं, यानी गैस का द्रव में सोल्यूशन के। अब नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो गैसीय विलयन की है। इसमें भी 3 कैटेगरी बन जाएगी। ठोस में 3 कैटेगरी हो गई, द्रव में 3 हो गई, और गैसीय विलयन में भी कितनी कैटेगरी होंगी? 3 कैटेगरी। पहला इसमें ठोस का गैस में विलयन। तो ये भी बहुत ही कॉमन टाइप का विलयन नहीं है, और मैक्सिमम केसेस में ये क्या हो जाता है, ये एक कोलाइडी सिस्टम बन जाता है। तो अभी 2 का हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ठोस और गैस का, और एक और आएगा द्रव और गैस। ये दोनों बनाने बहुत कठिन काम होते हैं, अभी इनका लॉजिक आपको समझाएंगे भी। तो ठोस का गैस में जो विलयन है वो मेनली क्या होता है, कपूर को अगर हम नाइट्रोजन में या आयोडीन को नाइट्रोजन गैस में मिक्स किया जाए तो एक निकाय ये बनता है, लेकिन ये बहुत जल्दी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए लॉजिकली ये फिट ही नहीं है, मतलब सोल्यूशन की कैटेगरी में आ नहीं पा रहा है। इसमें क्या है कि मान लीजिए ये एक वेसल आपने ले रखी है और यहाँ पर नाइट्रोजन गैस मिक्स है, यहाँ नीचे हमने कपूर रख दिया। तो ये जो कपूर होता है एक सब्लिमेट सब्सटेंस है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ, जो डायरेक्टली सॉलिड से किस में चला जाता है, गैस फेज में, वेपर फेज में चला जाता है। तो अब अगर ये सॉलिड है तब तो यहीं पड़ा हुआ है, अगर ये वेपर फेज में जाएगा तब जाके इसमें मिक्स होगा। तो एक टाइप से देखा जाए तो जब इसकी वेपर्स बनी, जब ये गैसियस फॉर्म में आया, मतलब वेपर फॉर्म में आया,
तब जाके नाइट्रोजन गैस मिक्स हो रहा है। तो ये जस्ट लाइक किस तरह लग रहा है, गैस का गैस में टाइप का लग रहा है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा अनकॉमन टाइप का है। यानी आप कह सकते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स इसके सॉलिड पार्टिकल अगर वेपोराइज होके यहाँ पहुंच जाएं तो भले कुछ मोमेंट के लिए माना जा सकता है, बाकी ये उस कैटेगरी में इसको रखा जाना बहुत अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। तो ये भी बहुत अनकॉमन है, कॉमन टाइप का नहीं कह सकते आप इसको। तो लॉजिक भी समझ में आ गया होगा कि जब तक इसकी वेपर्स इसमें मिक्स नहीं होंगी तब तक हम इसको सोल्यूशन नहीं कहेंगे, और जब मिक्स हो जाएंगे तो वो भी तो गैसियस फेज में आ गई हैं। तो ये इसका कंक्लूजन यही है कि इसको इस कैटेगरी से हटाना चाहिए। और ठोस गैस का जो विलयन होता है वो बहुत ही अनकॉमन टाइप का हो गया, असामान्य घटना हो गई। इसी तरह से द्रव और गैस का जो विलयन बनता है वो भी कुछ क्षण के लिए ही आप समझ सकते हैं, बाकी ये भी क्या बन जाएगा, एक कोलाइडी निकाय बन जाएगा द्रव और गैस का। तो जैसे ये एग्जांपल हमने ले रखा है, क्लोरोफॉर्म ये लिक्विड होता है और N2 गैस में मिक्स होता है, तो ये लिक्विड है और ये गैस है। लेकिन जब इसमें मिक्स होगा तो इसकी भी वेपर्स जाके मिक्स होती हैं, तभी जाके ये मान लीजिए यहाँ पर हमने लिक्विड रख दिया है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो मान लीजिए क्लोरोफॉर्म द्रव है और ये नाइट्रोजन गैस चारों तरफ फैली हुई है। जब इसमें वेपोराइज होगा ये क्लोरोफॉर्म, तब जाके इसमें क्लोरोफॉर्म मिक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो ये भी बहुत अनकॉमन टाइप का सॉल्यूशन हो गया क्लोरोफॉर्म का। और इसमें थर्ड टाइप जो है वो भी थोड़ा सा ये कॉमन टाइप का है कि कभी भी दो गैसेस जो एक दूसरे से रिएक्ट ना करें अगर, तो जब भी मिक्स होंगी दो गैसों का जो मिश्रण होगा हमेशा वो समांगी मिश्रण होगा और विलयन बनेगा। तो गैस का गैस में विलयन, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर है, इस एटमॉस्फेयर में मौजूद है, हम लोग इनहेल करते हैं अपने रेस्पिरेशन के दौरान और उनको बाहर भी छोड़ते हैं CO2 के साथ। नाइट्रोजन फिर से आ जाती है CO2 के साथ मिक्स होके। तो ये हो गए आपके 9 टाइप के सॉल्यूशन। और इसमें से बच्चों बता दें आपको कि जो सबसे कॉमन टाइप का है वो है ठोस और द्रव का विलयन। इसके अलावा फिर द्रव और द्रव का विलयन, ये सबसे कॉमन टाइप का हो गया। और फिर गैस और द्रव का विलयन, यानी जो आपके लिक्विड सॉल्यूशंस हैं यही सबसे कॉमन टाइप के हैं, जो लिक्विड सॉल्यूशंस हैं यानी द्रव विलयन। तो आगे जो स्टडी है आपकी, जो अध्ययन करना है आपको इस चैप्टर में, वो मुख्यतः इन्हीं तीनों के बारे में है। और सबसे कॉमन टाइप ठोस और द्रव और द्रव और द्रव है। तो इन 9 में से वास्तव में 7 को ही, क्योंकि ये एक बताया आपको द्रव ठोस वाला और एक ठोस और गैस वाला भी बता दिया था आपको कि बहुत ही अनकॉमन टाइप के हैं, तो इस पर थोड़ा सा डिस्प्यूट रहता है। तो 7 बचे और 7 में से मेनली ये 3 आपके जो हैं द्रव सॉल्यूशन, ये सबसे कॉमन टाइप के विलयन है जो आपको पढ़ने। ठीक है बच्चों, तो ये रहा विलयन के प्रकार। और इसका हमने किस टाइप से क्लासिफिकेशन किया था, भौतिक अवस्था के आधार पर। किसकी भौतिक अवस्था के आधार पर, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो 9 टाइप के विलयन होंगे। अब इसमें अगला टॉपिक जो आता है कि अगर विलयन बन गया मान लीजिए, तो एक टर्म आता है तनु विलयन और सांद्र विलयन। ये क्या होते हैं कि तनु विलयन क्या होता है और सांद्र विलयन बच्चों क्या होता है, तो ये आपको अब सीखना है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे तनु और सांद्र विलयन। तनु और सांद्र विलयन क्या होता है, यानी तनु विलयन इसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और दूसरा टर्म होता है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। और इसकी इंग्लिश होती है कंसंट्रेट, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ये दोनों क्या होते हैं, तो दोनों के बारे में समझिए कि तनु और सांद्र विलयन वास्तव में अगर देखा जाए तो ये एक रिलेटिव वर्ड्स हैं, आपेक्षिक शब्द हैं। यानी दो सॉल्यूशन के बीच कंपेयर करने के लिए इनका ज्यादा अच्छे से यूज किया जा सकता है। अकेले में तनु विलयन और सांद्र विलयन का कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी अगर जो विलयन है उसका जो वॉल्यूम है, जो आयतन है या उसकी जो मात्रा है, उसके तुलना में अगर विलेय पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में घुला हो तो आप उसको अकेले भी तनु विलयन कह सकते हैं। और थोड़ा ज्यादा मात्रा घुली हो
बहुत ज्यादा मात्रा घुली हो तो उसको बोल सकते हैं भाई कि ये सांद्र विलयन है, लेकिन सही यूज इनका जो होता है वो कंपैरिजन करने के लिए ज्यादा अच्छे से होता है। तो चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि तन और सांद्र विलयन क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये दो वेसल हैं, दो पात्र हैं, और दोनों ही पात्र का आयतन एक ही जैसा हम मान लेते हैं। दोनों का कैपेसिटी है 1 लीटर 1 लीटर, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें हमने 10 ग्राम साल्ट यानी नमक NaCl डाल दिया, और इसमें हमने 20 ग्राम डाल दिया, 20 ग्राम नमक डाल दिया NaCl। और नमक डाल करके इसमें फिर पानी मिलाना शुरू किया, सॉल्यूशन बना, और पूरा जो हमने वॉल्यूम था इसका यहाँ तक मार्क कर लें तो ये 1 लीटर हो जाता है। तो पूरा हमने इसको पानी से 1 लीटर तक भर दिया। पहले इसको नमक को डिजोल्व किया थोड़े से पानी में, फिर पानी मिलाते रहे और यहाँ तक पूरा भर दिया, तो इसका वॉल्यूम पूरा विलयन का आयतन जो हो गया 1 लीटर हो गया। ऐसे इसमें भी कर लिया हमने। तो अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, 1 लीटर विलयन का आयतन है और उसमें 10 ग्राम नमक घुला हुआ है, और इसमें भी 1 लीटर आयतन है लेकिन इसमें 20 ग्राम नमक घुला हुआ है। यानी यहां पर विलेय पदार्थ की जो मात्रा है वो अपेक्षाकृत अधिक है और यहां पर कम है। तो इन दोनों में हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे कंसंट्रेट सॉल्यूशन यानी सांद्र विलयन कह देंगे, और इसको बोलेंगे तन विलयन। क्या बोलेंगे इसको, डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी तन विलयन कहेंगे। तो अगर हम इनको परिभाषित करें तो क्या कह सकते हैं कि दो विलयनों में से, आप लोग अगर चाहेंगे तो नोट्स भी कर सकते हैं, दो विलयनों में से जिस विलयन के एकांक आयतन में अपेक्षाकृत विलेय पदार्थ की कम मात्रा उपस्थित होती है उसे हम तन विलयन, जिसमें विलेय पदार्थ की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा उपस्थित होती है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। तो ये हो गया सांद्र, और ये सांद्र विलयन और ये तन विलयन की तो परिभाषा भी इसकी कंप्लीट हो गई। आप इसके वीडियो को रोक करके आप नोट्स भी बनाते रह सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी जहां तक उम्मीद है। तो ये है तनु और सांद्र विलयन। अब एक और बात करते हैं, एक होता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, तो संतृप्त विलयन का क्या मीनिंग है, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये क्या होता है। तो संतृप्त विलयन नाम से भी थोड़ा हिंदी नाम से स्पष्ट हो रहा है कुछ, कि संतृप्त का मतलब होता है जैसे हम लोग खाना खाते हैं और एक अवस्था ऐसी आती है कि मन नहीं करता, मतलब तृप्त हो जाते हैं। तो वैसे इसके लिए भी है कि जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालते रहते हैं, सॉल्यूट को मिलाते रहते हैं, मान लीजिए पानी में हम नमक मिला रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं, तो उसमें चीनी मिलाते रहे, घुलती रही चीनी। एक स्टेज ऐसी आएगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, मतलब जिस टेम्परेचर पर आप काम कर रहे हैं उस टेम्परेचर की हम बात करें। सपोज करिए आप जिस कमरे में हैं, जिस पात्र को लेकर बैठे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस है वहां पर टेम्परेचर। तो इसी टेम्परेचर पर इस वेसल में आपने पानी में सपोज करिए नमक घोल रहे हैं या चीनी घोल रहे हैं, जो भी चाहे। तो सपोज करिए आप चीनी घोल रहे हैं, शुगर घुलते गए और घुलती गई चीनी। एक समय आएगा इस टेम्परेचर पर कि चीनी का घुलना बंद हो जाएगा, और जब इसमें चीनी का घुलना बंद हो जाए तो उस समय क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। किसके बीच, सॉलिड शुगर के बीच, मतलब जो चीनी होती है अनडिजॉल्व्ड शुगर, और शुगर ये एक्वस सॉल्यूशन में हो गई और ये अनडिजॉल्व्ड हो गई। अनडिजॉल्व्ड मतलब अघुलित, हिंदी में लिख दें क्योंकि हिंदी अघुलित। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब कोई भी सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाएगा तो उसमें एक इक्विलिब्रियम यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों टाइप के प्रोसेस होने लगते हैं, दोनों घटनाएं होने लगती हैं। शुगर घुलेगा, लेकिन जो घुला हुआ शुगर है वो वापस अघुलनशील शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह का एक इक्विलिब्रियम चलता रहेगा। तो ये स्टेज हम बोलते हैं कि अब ये हमारा संतृप्त विलयन तैयार हो गया है। ठीक है। तो जब किसी भी टेम्परेचर पर, एक दिए गए टेम्परेचर पर अगर विलेय पदार्थ का
विलायक में घुलना या विलयन में घुलना बंद हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। और संतृप्त विलयन पर क्या होगा, दोनों में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जो घुली हुई आपकी शुगर है और जो या घुला हुआ जो विलेय पदार्थ है और जो आघुलित विलेय है, दोनों के बीच एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं ये भी और घुल जाए इसमें, तो इसका टेम्परेचर राइज कर दीजिए। मान लीजिए आप 50 डिग्री कर दें, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया। कितना कर दिया, मान लीजिए 50 डिग्री आपने कर दिया, 50 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या देखेंगे कि इस 50 डिग्री पर इसमें और ज्यादा चीनी आप घोल सकते हैं, यानी और ज्यादा विलेय पदार्थ आप डिसॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है क्यों कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो उसका रीजन देखिए, यहां पर हम लेते हैं जो आपके यहां पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यानी जैसे आपका जल है, तो जल के जो अणु होते हैं उनके बीच में अंतरा आणविक स्थान होता है, ये वाला, ठीक है ना, अंतरा आणविक स्थान है। और इसी अंतरा आणविक स्थान में चीनी के अणु आके फिलअप हो गए, तो ये पूरा स्थान भर जाता है और इसी को हम बोलते हैं चीनी का घुलना। ये चीनी के अणु इसमें मौजूद है, मान लीजिए भर गए से पूरा चीनी के चारों तरफ से उसको जल के अणुओं ने घेर रखा है, वो दिखाई नहीं देगा। अब इसमें और चीनी आप कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको बताया हमने कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो जल के अणुओं के बीच का ये अंतराणविक स्थान है, ये जो स्पेस दिख रहा है जहां चीनी मौजूद है, ये थोड़ा और बढ़ जाएगा। मतलब अगर बढ़े हुए तापक्रम पर क्या स्थिति होगी इस अणु की, वो हम यहां दिखाएं तो अभी देखिए इतना इतना हम गैप ले रहे हैं, अब जल के अणु थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। ये जल के अणु थोड़ा दूर दूर हो गए, यानी कहने का मतलब अंतराणविक स्थान और बढ़ गया, अणु दूर दूर हो गए, फैल गया। तो अंतराणविक स्थान जब बढ़ गया तो इसमें और चीनी आप डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये स्थिति जो है, जो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, ये तभी संभव है जब आपका टेम्परेचर ये रहे मेंटेन। जैसे ही टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा, मान लीजिए और चीनी इसमें घुल गई, तब जो विलयन आपको प्राप्त होता है उसको एक नया नाम और दिया जाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी अति संतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं, अति संतृप्त विलयन, यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जैसे ही आप ठंडा करोगे, मतलब आपने रख दिया तो टेम्परेचर तो जब 50 था, तो जब रख देंगे उसको धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट में आपका घुला होगा चीनी, वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूट में, यानी अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट में, मतलब अघुलित विलेय पदार्थ वो बन जाएगा। यानी जो चीनी इसमें एक्स्ट्रा आपने घोली थी अति संतृप्त विलयन बनाने के लिए, वो सब बाहर आ जाएगी, क्रिस्टलाइज हो जाएगी। तो ये कंडीशन है। ये इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल आप घर पे भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप चाशनी बनाते हैं मिठाई उठाई बनाने के लिए, तो उसमें आप देखिए जब वो खौलती रहती है तो उसमें आप काफी चीनी डिजॉल्व कर दीजिए, लेकिन जैसे ही जब वो ठंडा होगा तो काफी चीनी आपको पात्र में चारों तरफ जमी हुई दिखाई पड़ेगी। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन केवल उसी टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही टेम्परेचर आप डाउन करोगे, जो उसमें से शुगर मॉलिक्यूल्स उसमें और डिजॉल्व हुए होंगे वो फिर से क्रिस्टलाइज फॉर्म में आ जाएंगे, अनडिजॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि ये जो जल के अणु हैं फिर से क्या होंगे, टेम्परेचर जब आपका कम होगा तो फिर से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, उनका अंतराणविक स्थान कम हो जाएगा। तो जो अंतराणविक स्थान में ये चीनी के मॉलिक्यूल्स थे वो सब बाहर आ जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं उनका क्रिस्टलाइजेशन हो गया। तो ये चार टर्म हमने डिस्कस किए, तन विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त। इन दोनों की डेफिनेशन हम बता भी चुके थे। संतृप्त विलयन की एक बार आप फिर से सुन लें कि संतृप्त विलयन है क्या, कि एक निश्चित तापक्रम पर जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके और अघुलित विलेय पदार्थ और घुलित विलेय पदार्थ के मध्य एक साम्य की अवस्था स्थापित हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी अब इस स्टेज पर और ज्यादा इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। अति संतृप्त किसे कहते हैं, कि जब हम संतृप्त विलयन का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और बढ़ा दें तो उसमें थोड़ी सी और मात्रा उसमें डिसॉल्व की जा सकती है, और तब उस विलयन को हम नाम देंगे अति संतृप्त विलयन। ठीक है बच्चों,
तो ये हमने बता दिया है, आप इसको देख करके नोट्स भी बना सकते हैं, अपना नोट्स जरूर बनाइए आप, जिससे बाद में भी रिवाइज कर सकें। तो आज इस लेक्चर में इतना ही रहेगा आपका, इसके आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें आपको समझाएंगे जो विलयन की सांद्रता है, सांद्रता क्या होती है और उसको कितने टाइप से हम सांद्रता को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कंसंट्रेशन है उसको कितने तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं, तरह तरह से होते हैं इसके, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।